नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की सरकार चीन के साथ मिलकर कौन सी साजिश रच रही है? क्या चीन की ही तरीके से भारत को भी तब्दील कर देने, भारत की व्यवस्थाओं को तब्दील कर देने की तैयारी चल रही है? आखिर कर क्या रही और यह खेल क्या है? और इस खेल का पूरा माया जाल यदि समझेंगे तब समझ में आएगा कि राहुल गांधी बार बार आखिर क्यों पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन का चा नहीं निकलता है। जब चीन हमारे देश की 2500 वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जा कर लेता है तो नरेंद्र मोदी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है और वो यही चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न कोई मरा है, न मारा गया है और हमारे 20 सैनिक मार डाले जाते हैं। ये सरेआम मार डाले। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है। बावजूद इसके हमारी सरकार उसका प्रति उत्तर नहीं देती है और सरेंडर कर देती है। हमारे विदेश मंत्री यह कहकर चीन का बचाव करते हैं कि वो हमसे 6 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आखिर हम उसको जवाब कैसे दे सकते हैं? राहुल गांधी क्या बात करते हैं? यानी यदि ताकतवर दुश्मन हो, हमारे साथ अन्याय कर रहा हो तो हम उसके आगे सरेंडर कर दें। क्या है ये साजिश और इस साजिश का पूरा खेल क्या है, इसी पर आज आपसे बात करूंगा और बताऊंगा। नरेंद्र मोदी, उनके पूंजीपति मित्रों और सबका धंधा चीन से चलता है। यह बात राहुल गांधी बार बार बताते रहे। जो तमाम सेल कंपनियों का खेल है वो चीन से चलता है, यह भी राहुल गांधी बताते रहे और यह आज साबित हो गया जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने वह खबर पब्लिश कर दी कि चीन के डिप्लोमेट्स का एक दल आरएसएस के दफ्तर गया था। वहां पर उसने किसी रणनीति पर लंबी चर्चा की, तमाम चीजों को समझा, तमाम चीजों को समझाया और उनको तमाम रणनीतियां दी। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के यदि आप याद करिए, कुछ साल पहले कुछ जनप्रतिनिधियों का एक दल गया था चाइना में और उसने चाइना का जो मेन ऑफिस है, जो उनका पूरा कार्यालय है, वहां पर कई दिन ट्रेनिंग ली थी। और ये लोग कौन थे? ये सारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी की जो बुद्धिजीवी मशीनरी कही जाती है उसके लोग थे। आखिर उन्होंने वहां कौन सी ट्रेनिंग ली, क्या सीख के आए थे और क्या करने आए थे, और इन सब सीख कर वो कर क्या रहे? तो एक चीज आप जान लीजिए, चीन का एक सिस्टम है। जो चीन की जमीन है वो असलियत में वहां पर सिर्फ एक पार्टी की सत्ता चलती है। उसी पार्टी की भूमि हो जाती है, उसी पार्टी की संपत्ति हो जाती है, उसी पार्टी की सेना हो जाती है, उसी पार्टी के कोर्ट हो जाते हैं और उसी पार्टी की संसद हो जाती है। जज, अफसर, मंत्री सब उसी पार्टी के होते हैं। इस गणित को समझिए और सब मिलकर स्वांग रचते हैं लोकतंत्र का। और वो लोकतंत्र क्या है? पार्टी ही तय करेगी लोकतंत्र क्या है, पार्टी ही चुनेगी और पार्टी के कुछ लोग ही सब कुछ तय करेंगे और फिर वही अपने मुताबिक नीचे सारे अफसर तैनात करेंगे। यानी पूरी मशीनरी उनके हाथ में घिर्री की तरह से घूमेगी। तो संविधान भी हमारा, भूमि भी हमारी, व्यवस्था भी हमारी, जनप्रतिनिधि भी हमारे, जजेज भी हमारे, अदालतें भी हमारी और कानून भी हमारा, संसद भी हमारी। यह रणनीति है। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
वो चाहते तो उस समय चाहे प्रेसिडेंशियल बना सकते थे, प्रधानमंत्री वाला एक जो व्यवस्था इंग्लैंड में थी उसको अपना सकते थे, या कम्युनिस्ट बन सकते थे, या और कुछ और व्यवस्था अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इस देश के हर शख्स को उसका हक देना चाहते हैं और इसलिए हम संविधान बनाएंगे। और जो संविधान सभा उन्होंने बनाई, उस संविधान सभा में अच्छे काबिल लोग रखे। इस देश के इतने योग्य लोग थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने, देश के पहले कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसी तरीके से तमाम सारे काबिल लोग, और उन सब ने मिलकर विचार विमर्श करके दुनिया भर के संविधानों को पढ़ के उनसे अच्छी चीजें ग्रहण करके और उनका एक सम्मिश्रित संविधान बनाया, जिससे कैसे इस देश के लोगों को सारे हक दिए जाए। और हर चीज लिखित रखी, मौखिक नहीं रखी अमेरिका की तरह। लिखित इसलिए रखी कि कल के दिन कोई चीज गड़बड़ ना करे। तो व्यवस्था बहुत बेहतर चली, सालों साल चली। इसी कारण लोगों को अधिकार मिले तो उन्होंने पंडित नेहरू का भी विरोध किया, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का भी विरोध किया। श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाया भी। श्रीमती गांधी ने जो है आपातकाल लगाया, उसका लोगों ने विरोध किया और हटाकर बाहर किया। जब उन्होंने उसके लिए माफी मांगी और जनता के साथ फिर आई, तो जनता ने उन्हें फिर सिर आंखों पे बिठाया। फिर राजीव गांधी आए, इतना बड़ा मैंडेट दिया जो भारत के इतिहास का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। और उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया, रोजगार के लिए बहुत कुछ किया, नए दरवाजे खोले इकोनॉमिक, और यह देश समृद्धि की तरफ बढ़ा। फिर एक काल आया, झूठे आरोप लगाए गए, सब कुछ लगाया गया। चूंकि संवैधानिक लोकतांत्रिक राष्ट्र था तो फिर हटा दिया गया। वो विपक्ष में चले गए। वो सम्मान करते थे, उन्होंने सत्ता पाने की कोशिश करने की बजाय उन्होंने विपक्ष में बैठना स्वीकारा। लेकिन जो सत्ता आई, भारतीय जनता पार्टी से बनी सत्ता ने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल बाहर करवाया। इस देश में तमाम आर्थिक और सामाजिक विषमताएं पैदा कर दी। जातियों के झगड़े शुरू हो गए, धर्म के झगड़े शुरू हो गए, और होते होते इस हालत में देश आ गया कि आग लगने की हालत में आ गया। और फिर देश की जनता ने कांग्रेस को चुना, मगर दुर्भाग्य से जब तक कुछ होता तब तक बहुत हालात बिगड़ चुके थे और बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ। कहां सर्वसम्मत से मंदिर बनने जा रहा था, कहां विध्वंस होके बन रहा है इस समय। तो यह स्थिति आई। उसके बाद में फिर नफरत के खेल हुए, तमाम चीजें हुई, लेकिन जनता ने फिर समझा, फिर से कांग्रेस को मौका दिया, फिर से एक बार आर्थिक सामाजिक हर तरीके से भारत मजबूत हुआ और चाइना को टक्कर देने वाला बनने लगा। जब चाइना को टक्कर देने वाला बनने लगा और चाइना को लगा कि अब एशिया में हमसे आगे कोई देश निकल सकता है, तो उसने कुछ अमेरिकन कंट्रीज और दूसरे और यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर जो साजिश रची, उस साजिश का नतीजा यह हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम किया गया। और बदनाम करने के बाद में एक सत्ता आती है नरेंद्र मोदी की। ये वही नरेंद्र मोदी है जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो कहते थे हम चाइना के साथ मिल करके कैसे इस देश को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारी बातें उनके आप पुराने यदि वीडियो देख ले, सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, तो आप उससे समझ जाए। लेकिन सरकार बनते ड्रामे किए गए कि नहीं मोदी जी तो चाइना के खिलाफ हैं, ये वो है, और इस तरह सिंपैथी ली गई। और हुआ क्या, चाइना के साथ आज हमारा व्यापार इतना बढ़ गया है कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि भारत का व्यापार घाटा चाइना से 125 लाख करोड़ का हो गया है। 125 लाख करोड़ का, यानी आपकी जीडीपी नहीं है, ये आप समझ लीजिए।
तो इस दशा में लाके खड़ा कर दिया। अब चाइना को इतना लाभ मिल रहा है तो भैया क्यों छोड़ेगा। चाइना के तमाम जो है उसकी आके यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित हो गई। उन्होंने हमारे यहाँ पेटीएम का पूरा सब उसके प्रमोटर्स जो है उसके वहां से पूरा ऑर्गेनाइज होता है। इसके अलावा अदानी का तमाम बिजनेस होता है, सेल कंपनीज का होता है, तमाम सारी खेल शुरू हो गए। दूसरी तरफ सामरिक दृष्टिकोण से यदि देखिए तो चाइना ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सीमाओं पे खर्च करें। और स्थिति यह हुई कि हम जिस तरीके से चाइना की सीमा पर जितना पैसा, जितनी सेना सब खर्च कर रहे हैं, इक्विपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, वो हमारे देश का दुर्भाग्य बन रहा है। हालात ये हो रहे हैं कि हमने जिस तरीके से खर्च किया और खर्च करने के बाद भी हम सुरक्षित नहीं बचा सके। 2500 वर्ग किलोमीटर चीन हमारी भूमि पर कब्जा कर चुका है, हमारे 20 सैनिक मार चुका है पीट पीट कर, और उसने हमारे शहीदों, जिन्होंने चाइना को मात दी थी उस दौर में, वहां शहीद हुए थे, उनके स्मारकों तक को तोड़वा दिया। और इस मोदी सरकार ने उसे भी तोड़ दिया। मेजर शैतान से इतिहास है इस देश के। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 में, 1969 में और राजीव गांधी ने 1987 में चीन को 3 बार हम लोगों ने हराया। हमने उनसे छीना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के सियाचिन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया, जिसके कारण पेंगोंग झील और ये वाला इलाका हमारे पास आया। नक्शा बढ़ा के उन्होंने बनाया था, उसके आधार पर हम कहते हैं कि उन्होंने वो जमीन दे दी। जबकि वास्तविक नक्शा जो है, जो 1947 को हमारे जो कब्जे में मिली थी जमीन, यदि उसको देख लेंगे तो हमने 1 इंच जमीन चीन को नहीं दी थी। लेकिन मोदी सरकार में साहब चली गई। डोकलाम में सड़क बनाने का 2017 में तमाम ड्रामा हुआ और कहा गया चाइना से ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और उसने कर लिया। राजीव गांधी ने, याद करिए, नेफा को चीन से छीनकर अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। भूल गए? अब यह स्थिति है कि जिस तरीके से चीजों को किया गया, उसके बाद में आप ये देखिए कि उसके बाद में रोड का जो प्रोजेक्ट है हमारी सीमाओं पे, हमारी सीमा पे पूरे पे, भूटान, बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक, काबुल तक, चाइना ने रोड इन बिल्ट योजना के तहत उसको पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिए, तमाम गांव डेवलप कर लिए। लेकिन इसके बावजूद हालात ये हैं, हम उसका जवाब दें, हम डट कर चीन को सब दिखाते थे। और याद करिए चुनाव प्रचार के समय नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते। और जो लाल आंख की बात कहते थे, वो चीन के राष्ट्रपति को बुलाते हैं, उनको झूला भी झुलवाते हैं, उनको रेड कारपेट पे भी भ्रमण कराते हैं, उनके लिए महाबलीपुरम में बहुत बड़ा भव्य स्वागत कराते हैं। और ये नहीं कि वो यहां रुकने के लिए आए थे, वो जा रहे थे नेपाल हमारे खिलाफ साजिश करने, और यहां पर हम उन्हें लंच करा के और वो करा के घुमा के और रेस्ट करा के उनके स्वागत में सब कुछ बिछा के करोड़ों रुपया खर्च करके और उन्हें विदा कर देते हैं। वो जाते हैं नेपाल में और नेपाल हमारे खिलाफ काम कर रहा है। वो बर्मा को हमारे खिलाफ कर देते हैं, म्यांमार में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वो बगल में नीचे हमारे श्रीलंका को अपने काबू में कर लेते हैं। वो हमारे और पड़ोस में पाकिस्तान को अपने काबू में कर लेते हैं, और वो काबू में कर लेते हैं भूटान को, जो हमारे उस पर चलता था। तो सोचिए, वो बांग्लादेश को भी काबू कर रहे हैं, और अब चारों तरफ से हमें उसने घेर रखा है। और इस स्थिति में जो हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, आप सोचिए, वहां भी अब यही स्थिति हो रही है। मलेशिया हो, दूसरे हो, तो ये स्थिति है।
हमारे लिए उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और हमारे जितने विरोधी हैं सबको वो अपने आप में बांध ले रहा है। तो हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी ने इतना असुरक्षित कर दिया है। क्यों कर दिया है, अब इस पे आते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो तमाम धंधे हैं विभिन्न चहेते पूंजीपतियों के जरिए, वो चाइना के थ्रू रन करते हैं। तमाम फ्रॉड उसी के थ्रू होते हैं। और जब ये सब होते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो लगातार वो चुनाव जितवाने की मशीनरी का काम करते हैं। वो चुनाव जीतने का पूरा जो कॉकस है उस पर खेल करते हैं, उस टेक्नोलॉजी पे खेल करते हैं। और इस मुकाबले समझने की जरूरत है। जब यह सब होता है तो एक संदेश जाता है। वो जिस तरह से डरा रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां कर रहे हैं, वो अपने आप में समझ में आता है कि आप कर क्या रहे हैं। और उन्होंने चाइना की पूरी रणनीति अपनाई कि विपक्ष को भ्रष्ट घोषित कर दो, अपने दुश्मनों को भ्रष्ट घोषित कर दो, दुश्मनों को या तो खत्म कर दो। और यही हुआ। नरेंद्र मोदी के यदि राजनीतिक इतिहास को देखें तो जितने लोग उनके आड़े आए, या तो वो इस दुनिया में नहीं है, या वो किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, या उन पे तमाम गंभीर आरोप लग गए, या उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो यह एक सत्य है। चाहे हरेन पांड्या हो, चाहे जज लोया हो, चाहे तमाम सारे लोग जिसकी भी आप बात करें, मैं बहुत ज्यादा जिक्र में नहीं जाऊंगा। तो यह उनकी रणनीति है। तमाम विपक्षी नेताओं को जिस तरह टारगेट करते हैं वो भी सामने। और सबसे ज्यादा खतरा जिनसे नजर आता है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार, उसको वो टारगेट पे रखते हैं, कैसे फंसाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो वो खेल चल ही रहे। लेकिन अब जवाब भी मिलने लगे। ईडी की एक टीम जब पश्चिम बंगाल गई टीएमसी के कुछ नेताओं के यहां, तो जनता ने उन्हें दौड़ा लिया। और केंद्रीय पुलिस बल थे, सब कुछ था, जनता ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। इसी तरीके से रिश्वत लेते हुए ईडी के अफसर पकड़े जाते हैं तमिलनाडु में। इसी तरह अशोक गहलोत की सरकार थी, उस दौरान ईडी के लोग जो है रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं राजस्थान में। तो ये अब होने लगा है धीरे धीरे। और जब ये होने लगा हो तो मतलब अब लोग जवाब देने लगे। और जब जवाब देने लगे हो तो समझ सकते हैं आप, तो अब खतरा खड़ा हो गया है मोदी के लिए। उस खतरे से निपटने के लिए फिर से एक बार चाइना का रूट किया जा रहा है। कैसे हम उनकी तरह से नैरेटिव बनाएंगे, कैसे वो तानाशाहपूर्ण शासन स्थापित करेंगे और क्या क्या करेंगे। तो यानी नरेंद्र मोदी के जो गुरु चाइना के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, जिनके आगे वो खाना छोड़ के बिल्कुल सर झुका के खड़े हो जाते हैं, जिन्हें कहते थे लाल आंख दिखाएंगे, चीन का नाम लेने से डर रहे हो, उनकी अर्थव्यवस्था और उसको लेकर के तमाम बातें कर रहे हो विदेश मंत्री, ये वही विदेश मंत्री हैं जिनका सबसे अधिक टाइम चाइना में गुजरा। आप समझिए, यानी चाइना के इशारे पर इस देश का वित्त मंत्री अपॉइंट होता है। वो ब्यूरोक्रेट जो है, सॉरी वित्त मंत्री कह रहा हूं, विदेश मंत्री अपॉइंट होता है। और वो विदेश मंत्री चाइना के हिसाब से काम करता है। वो विदेश मंत्री तमाम और चीजों को लेकर के अमेरिका के साथ अमेरिका के हिसाब से काम करता है। और दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो तमाम अरब कंट्रीज और उनके हिसाब से काम करते हैं। तो ये सब जब सबूत सामने होते हैं तब ये लगता है कि आप देखिए कि किस तरीके से आप हमारे साथ ये खेल कर रहे हैं। और जब ये खेल हो रहे हो तो मॉरिशस हमारे सामने उदाहरण, कि मॉरिशस जो हमारा सबसे करीबी मित्र होता था वो आज कैसे हमारे खिलाफ हो गया है। और मॉरिशस के राष्ट्रपति अभी 4 दिन की यात्रा पर चीन जा रहे हैं, जो भारत के लिए विशेष है। तो भारत को कुछ दिला नहीं सके, लेकिन भारत का सब छिनवाने में लगे हुए।
और चीन के साथ मिलकर चुनावी साजिशें रची जा रही हैं। तो यह नरेंद्र मोदी का खेल है। लेकिन यदि जनता इस देश की समझ गई टाइमली, तो यह खेल राहुल गांधी खत्म कर देंगे। जय हिंद।